भारतीय रुपए ने आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक का सबसे निचला स्तर 90.52 रुपए प्रति डॉलर छुआ, जो विदेशी निवेशकों के लगातार बहिर्वाह और बढ़ते व्यापार घाटे का परिणाम है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक बाजारों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में संभावित वृद्धि और भारत के निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ के दबाव ने रुपए को कमजोर किया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए बाजार में डॉलर की आपूर्ति बढ़ाई, जिससे रुपए में थोड़ी सी रिकवरी हुई और ये 90.47 के आसपास स्थिर हो गया। ये गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे आयात महंगे होंगे, पेट्रोल, डीजल और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां ला रही है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि लंबे समय तक ये स्थिति बनी रही तो मुद्रास्फीति यानी महंगाई पर असर पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में भी हलचल मची, जहां निफ्टी 26,000 के पार पहुंचा, लेकिन सेंसेक्स 350 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। ये घटना वैश्विक व्यापार युद्ध के संदर्भ में भारत के लिए एक बड़ा संकेत है, जहां अमेरिका के नए टैरिफ नीतियां भारतीय IT और फार्मा सेक्टर को प्रभावित कर रही हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 2027 की होने वाली राष्ट्रीय जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया, जो स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वाकांक्षी डिजिटल जनगणना होगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये गणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक और दूसरा फरवरी 2027 में। इसमें मोबाइल ऐप्स, GIS मैपिंग और AI आधारित डेटा संग्रह का उपयोग होगा, जिससे पारंपरिक कागजी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। ये निर्णय 2021 की स्थगित जनगणना के बाद आया है, जो कोविड-19 के कारण रुकी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल गणना से डेटा की सटीकता बढ़ेगी और नीति निर्माण में मदद मिलेगी, खासकर जातिगत जनगणना और SC/ST आरक्षण के संदर्भ में। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी एक चुनौती हो सकती है। ये बजट विकासशील भारत के विजन 2047 का हिस्सा है, जहां जनसंख्या डेटा आर्थिक योजना का आधार बनेगा। विपक्ष ने इसे सकारात्मक बताया, लेकिन पूर्ण जातिगत जनगणना की मांग दोहराई। ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता पहलवान विनेश फोगाट ने आज सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट समाप्त करने की घोषणा की। पेरिस ओलंपिक 2024 में वजन मापने के विवाद के बाद रिटायर हुई विनेश ने लिखा, लोग पूछते रहते थे कि पेरिस अंत था या नहीं। मैंने खुद से दूरी बनाई, दबाव से मुक्ति पाई, पहली बार सांस ले पाई, लेकिन आग कभी बुझी नहीं। वे 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए तैयारी शुरू कर रही हैं। विनेश का ये कमबैक भारतीय महिला कुश्ती के लिए प्रेरणा स्रोत है, जहां वे 53 किलोग्राम वर्ग में दबंग खिलाड़ी रही हैं। उनके कोच ने बताया कि ट्रेनिंग अगले हफ्ते से शुरू होगी। ये घोषणा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की 6ठी रैंकिंग के बीच आई, जहां न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। विनेश की वापसी से फैंस उत्साहित हैं, लेकिन चोटों का इतिहास चिंता का विषय है। जापान के उत्तरी तट पर आज 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके बाद जापान मौसम विभाग JMA ने 1 मीटर ऊंची सुनामी की चेतावनी जारी की। भूकंप का केंद्र फुकुशिमा के पास था और इससे 50 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। ये घटना पिछले हफ्ते आए 7.5 तीव्रता के भूकंप के बाद हुई, जो जापान को भूकंप प्रवण क्षेत्र बनाती है। JMA ने कहा कि ये भूकंप प्रशांत प्लेटों की टक्कर का नतीजा है और राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। जापानी सरकार ने आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट किया है। वैश्विक स्तर पर यह खबर भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जापान भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में आफ्टर शॉक्स जारी रह सकते हैं। इंडिगो एयरलाइंस के बेड़े में खराबी के कारण आज 500 से अधिक फ्लाइट्स प्रभावित हुईं, जिसके बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कंपनी के CEO और टॉप अधिकारियों को तलब किया। यात्रियों की परेशानी के बीच इंडिगो ने माफी मांगते हुए प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपए के ट्रैवल वाउचर देने की घोषणा की। चेयरमैन ने कहा कि समस्या की जड़ तक जाकर इसे ठीक किया जाएगा। कश्मीर, अहमदाबाद और कोलकाता जैसे रूट्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, जहां यात्री घंटों फंस गए। विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने लोकसभा में कहा कि पूरे साल टिकट दरें नियंत्रित नहीं की जा सकती, लेकिन त्योहारों में बढ़ोतरी पर नजर रखी जाएगी। ये संकट एयर इंडिया और स्पाइस जेट जैसी अन्य कंपनियों के लिए अवसर खोल सकता है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का आज 90 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के लातूर में निधन हो गया। वे 2004 से 2008 तक गृह मंत्री रहे और 26/11 मुंबई हमलों के दौरान विवादों में रहे। पाटिल ने महाराष्ट्र से 4 बार लोकसभा चुनाव जीता और सोनिया गांधी के करीबी थे। उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। उनका अंतिम संस्कार कल होगा। पाटिल की मृत्यु कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वे पार्टी के पुराने चेहरे थे। भारत और न्यूजीलैंड ने आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA वार्ता को तेज करने पर चर्चा की, जो दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखता है। विदेश सचिव ने कहा कि कृषि, डेयरी और IT सेक्टर पर फोकस होगा। ये चर्चा न्यूजीलैंड के वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट जीत के बाद हुई। FTA से भारत को डेयरी निर्यात में लाभ मिलेगा, जबकि न्यूजीलैंड को बाजार पहुंच बढ़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ये RCEP से बाहर रहने के बाद भारत की नई स्ट्रैटेजी है। नागालैंड के पश्चिमी डुकू घाटी में आज एक बड़ा जंगल आग लग गया, जिसमें हजारों एकड़ हरियाली नष्ट हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि हवा की तेज गति ने आग को फैलाया और वन्य जीवों को खतरा है। NDRF और स्थानीय टीमों ने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन मौसम की वजह से मुश्किल हो रही है। ये घटना जलवायु परिवर्तन का संकेत है, जहां सूखे ने आग को भड़काया। केंद्र सरकार ने राहत फंड जारी किया। संसद रोजगार महाकुंभ रोजगार मेले में बड़ी भागीदारी। मंगलवार 9-10 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में आयोजित इस रोजगार मेले में 20,597 युवाओं ने पंजीकरण किया। इस मेले में 250 प्लस कंपनियां भाग ले रही हैं, जिसमें बैंकिंग, IT, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, स्वास्थ्य, विदेशी जॉब आदि सेक्टर्स शामिल हैं। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर अवसर है। सरकारी भर्तियों में आई तेजी। नवंबर 2025 में आई कई भर्तियां। दिसंबर की शुरुआत में ही कई बड़े विभागों जैसे कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, RRB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आंगनबाड़ी, होमगार्ड में भर्ती नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। उदाहरण के लिए RRB, JEE और IBMTS पोस्ट्स के लिए आवेदन जारी हैं। योग्य उम्मीदवार 10 से 14 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। ये सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका बताया जा रहा है।